दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल पारिस्थितिकी और पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पारिस्थितिकी और पर्यावरण खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह सीधे मानवता के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। समुद्र का बढ़ता स्तर, बार बार आती बाढ़, घातक तूफान, सूखा और जैव विविधता का ह्रास, ये सभी संकेत हैं कि समय तेजी से निकल रहा है। साथ ही असमान विकास के मुद्दे इसे और गंभीर बनाते हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक हो गया है कि दुनिया एक साझा मंच पर आए और मिलकर टिकाऊ भविष्य की दिशा निर्धारित करे। इसी उद्देश्य के लिए कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का निर्माण हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूएनएफसीसीसी का सर्वोच्च निर्णयकारी मंच है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बाद हुई। उस समय यह तय किया गया कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या के लिए एक स्थायी और नियमित मंच होना चाहिए। इसी विचार से यूएनएफसीसीसी का निर्माण हुआ और इसके सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में कॉप स्थापित किया गया। आज कॉप के 198 पक्ष हैं, जिसमें 197 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। कॉप का महत्व इसके प्रत्येक सत्र में सदस्य देशों द्वारा उत्सर्जन आंकड़े साझा करने, पिछली उपलब्धियों की समीक्षा करने और भविष्य की रणनीति निर्धारित करने में निहित है। यही कारण है कि इसे वैश्विक जलवायु नीति की संसद कहा जाता है। यह मंच विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग, जिम्मेदारी और साझा दृष्टिकोण का प्रमुख उदाहरण है। आइए अब जानते हैं कॉप 29 के बारे में। 2024 में कॉप का 29वां सत्र अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन 11 से 22 नवंबर तक ओलंपिक स्टेडियम और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। कॉप 29 की थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, यानी सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश। यह थीम संकेत देती है कि केवल उत्सर्जन घटाने की बहस नहीं होगी, बल्कि वित्त, तकनीक, अनुकूलन और न्याय जैसे व्यापक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कॉप ऐतिहासिक यात्रा को। कॉप 29 की उपलब्धियों और चर्चाओं को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखना जरूरी है। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल पहला महत्वपूर्ण कदम था, जब विकसित देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तय किए गए। 2009 का कोपेनहेगन कॉप जलवायु वित्त और 2 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के लिए चर्चा लेकर आया, लेकिन ठोस संधि नहीं बन सकी। 2015 का पेरिस समझौता कॉप 21 ऐतिहासिक रहा, जहां सभी देशों ने 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा का लक्ष्य निर्धारित किया और अपने अपने एनडीसीज यानी नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रस्तुत करने का वचन लिया। 2021 का ग्लासगो कॉप 26 कोयला और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर वैश्विक सहमति लाया। वहीं 2023 का दुबई कॉप 28 विशेष रूप से हानि और क्षति कोष के लिए याद किया गया। इन उपलब्धियों की श्रृंखला में कॉप 29 बाकू अगली महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। आइए अब जानते हैं कॉप 29 मुख्य मुद्दे और एजेंडे को। बाकू सम्मेलन को कई लोग फाइनेंस कॉप कह रहे थे, क्योंकि यहाँ मुख्य बहस जलवायु वित्त पर केंद्रित रही। इसका पहला बड़ा मुद्दा था NCQG यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, यानी नए वित्तीय लक्ष्य पर सहमति। दूसरा बड़ा मुद्दा था कार्बन बाजार, जिसे पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत आकार दिया गया। तीसरा मुद्दा था पारदर्शिता और रिपोर्टिंग, ताकि सभी देश अपने उत्सर्जन और प्रगति के आंकड़े नियमित रूप से साझा करें। चौथा मुद्दा अनुकूलन यानी एडाप्टेशन था, जिसमें खासकर कमजोर और अल्प विकसित देशों की मदद पर जोर दिया गया। इसके अलावा स्वदेशी ज्ञान और स्थानीय समुदाय, लैंगिक समानता और कृषि खाद्य सुरक्षा को भी चर्चा में प्रमुखता मिली। आइए अब समझते हैं कॉप 29 की प्रमुख उपलब्धियों को। पहली उपलब्धि जलवायु वित्त का नया लक्ष्य। अब तक लक्ष्य $100 बिलियन प्रतिवर्ष था, जो बेहद कम माना जा रहा था। कॉप 29 में इसे बढ़ाकर $300 बिलियन प्रतिवर्ष 2035 तक किया गया। साथ ही सार्वजनिक और निजी स्रोतों को मिलाकर $1.3 ट्रिलियन प्रतिवर्ष जुटाने की अपील भी की गई। इसे बाकू फाइनेंस गोल कहा गया। दूसरी उपलब्धि कार्बन बाजार और अनुच्छेद 6। काफी वर्षों की बहस के बाद अंततः वैश्विक कार्बन ट्रेडिंग पर सहमति बनी। इसमें आर्टिकल 6.2 के तहत देश दर देश कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और आर्टिकल 6.4 के तहत संयुक्त राष्ट्र प्रबंधित ऑफसेट सिस्टम की व्यवस्था बनी। तीसरी उपलब्धि पारदर्शिता और रिपोर्टिंग। सभी देशों के लिए इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क यानी ETF को अपनाया गया
और द्विवार्षिक रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया गया। इससे उत्सर्जन और प्रगति की निगरानी मजबूत होगी। चौथी उपलब्धि, अनुकूलन रोडमैप। बाकू अनुकूलन रोडमैप लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य एलडीसीज और सीड्स देशों को जलवायु आपदाओं से निपटने में मदद करना है। इसमें राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को भी सहयोग देने की योजना बनी। पांचवी उपलब्धि, स्वदेशी समुदाय और ज्ञान। बाकू वर्क प्लान के तहत स्वदेशी समुदायों और उनके पारंपरिक ज्ञान को नीति का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया गया। छठी उपलब्धि, लैंगिक समानता। लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर की अवधि 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई, जिससे महिलाओं की भूमिका जलवायु नीति में और मजबूत होगी। सातवीं उपलब्धि, किसानों के लिए पहल। FAO और COP29 अध्यक्षता के सहयोग से बाकू हार्मोनिया किसान जलवायु पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य कृषि और खाद्य सुरक्षा में नवाचार बढ़ाना है। आइए समझते हैं COP29 में भारत की स्थिति और भूमिका को। भारत COP29 में एक मजबूत और निर्णायक आवाज के रूप में सामने आया। भारत ने स्पष्ट किया कि $300 बिलियन प्रति वर्ष का लक्ष्य अपर्याप्त है और कम से कम 1.3 ट्रिलियन प्रति वर्ष की आवश्यकता है। भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 का हवाला देते हुए विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। साथ ही भारत ने एलडीसीज, सीड्स और ग्लोबल साउथ देशों की मांगों का समर्थन किया, उनकी एकजुटता को मजबूत किया और घरेलू स्तर पर अपनी प्रतिबद्धताएं दोहराईं। 2070 तक नेट जीरो, 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से और लाइफ ISA, मैंग्रोव अलायंस जैसी पहलें। इस प्रकार भारत ने COP29 में ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त किया। चलिए अब अंत में समझते हैं COP29 की चुनौतियों और इसकी आलोचनाओं को। COP29 की उपलब्धियां महत्वपूर्ण रहीं, लेकिन चुनौतियां भी उजागर हुईं। $300 बिलियन प्रति वर्ष का लक्ष्य कई देशों के लिए पर्याप्त नहीं माना गया। विकसित और विकासशील देशों में जिम्मेदारी बांटने को लेकर मतभेद गहरे रहे। जीवाश्म ईंधन लॉबी का प्रभाव कई निर्णयों में दिखाई दिया। लॉस एंड डैमेज फंड की पूर्ति धीमी रही। 2023 में वैश्विक उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो रही। इन सभी पहलुओं ने COP29 की उपलब्धियों को आंशिक रूप से सीमित किया। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। COP29 ने जलवायु वित्त, कार्बन बाजार, पारदर्शिता और अनुकूलन में महत्वपूर्ण पहलें की हैं। भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती दी और न्याय, समानता एवं व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सम्मेलन ने स्पष्ट संदेश दिया कि टिकाऊ भविष्य केवल साझा जिम्मेदारी, वैश्विक सहयोग और ठोस कदमों से ही संभव है। COP29 ने यह भी दिखाया कि वित्तीय पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार, स्वदेशी समुदायों की भागीदारी और किसानों की सक्रिय भूमिका जलवायु कार्रवाई के लिए अनिवार्य है। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। COP29 में वित्तीय और तकनीकी उपायों का महत्व क्या है? जलवायु, न्याय और टिकाऊ विकास के लिए इन उपायों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।